Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. This is day 27 and day 28 of your crack series. Before we start today's lecture, पहले थोड़ा सा रियलिटी चेक हो जाए. रियलिटी चेक बोले तो क्या, इस सीरीज़ को 26 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें एक दिन तो हमने सिर्फ रिवीजन करा था पास 15 डेज़ का. इस 26 डेज़ में से आपने जब डे 1 से शुरू किया होगा, टोटल कितने एपिसोड अभी तक अटेंड किए हैं, इस चीज़ को कमेंट में बताओ. लाइक अगर आपने 10 देखे हैं तो अपने आपको 10 आउट ऑफ 26 मार्क्स दो. अगर आपने 25 देखे हैं तो 25 आउट ऑफ 26 दो. मुझे ये पता करना है कि कितने लोगों ने 26 आउट ऑफ 26 एपिसोड्स देखे हैं. ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ मैं अगर लगातार इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप में से कितने लोग हो जो लगातार लगे हुए हो. जिनके बहुत कम है, सपोज़ किसी ने 9 आउट ऑफ 26 से देखा है, तो वो बताओ कि क्या प्लान है, कैसे फिनिश करोगे, राइट, और क्यों नहीं देखा अभी तक. मुझे सबकी अटेंडेंस चाहिए, क्योंकि आप लोग डेली पी तो लिख देते हो, बट मुझे ये नहीं पता चल रहा कितने लोग हैं जो डेली देख रहे हैं, राइट. 2-3 नाम तो ऐसे हैं जो डेली प्रेजेंट रहते हैं, मुझे पता है, राइट, बट मुझे फिर भी जानना है आप लोग की अटेंडेंस. सबसे पहले अपनी अटेंडेंस लगाओ कि आउट ऑफ 26 डेज़ कितने दिन आपने इस सीरीज़ को देखा है, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करो. ओके, चलो लेट्स बिगिन विद टुडेज़ टॉपिक. सबसे पहला टॉपिक हम आर्ट एंड कल्चर का देखेंगे, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर अभी तक हमारा अनटच्ड था बिल्कुल, राइट. सबसे पहले हम कार्नेटिक और हिंदुस्तानी म्यूज़िक में कंपैरिजन करेंगे, राइट. यूपीएससी पीवाईक्यू पे बहुत बार पूछा हुआ है डिस्कशन, राइट. कार्नाटिक म्यूज़िक और हिंदुस्तानी म्यूज़िक में क्या डिफरेंस है, ध्रुपद और ख्याल में क्या डिफरेंस है, ऐसे ऐसे करके कई सारी चीज़ें आज हम आर्टिकल्चर की पढ़ने वाले हैं. ओके, सबसे पहले बात करेंगे बेस की, मतलब क्या फाउंडेशन है कार्नेटिक म्यूज़िक का और हिंदुस्तानी म्यूज़िक का. तो याद रखना, जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक होता है वो राग बेस्ड होता है. राग बेस्ड होने का मतलब क्या है, ये डिपेंड करता है मूड पर, इमोशंस पर, क्या टाइम हो रहा है, दिन का दिन हो रहा है, रात हो रहा है, किस टाइम है, उस पर बेस्ड होता है हिंदुस्तानी म्यूज़िक. ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल जो राग यमन है, राग यमन उसको शाम के टाइम गाया जाता है, इवनिंग के टाइम पीसफुल वाइफ के लिए, राइट. कार्नेटिक म्यूज़िक की बात करें तो ये कृति बेस्ड है. कृति बेस्ड मतलब इसके फिक्स्ड कंपोजिशंस डिज़ाइन किए जाते हैं और इसका फोकस मेनली डिवोशनल सॉन्ग्स पे होता है, डिवोशन पे होता है, राइट. इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक में हम तबला, सारंगी, सितार और संतूर जैसे वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं. वहीं कार्नेटिक म्यूज़िक में हम वीणा, मृदंग, मैंडोलिन, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, राइट. कार्नेटिक म्यूज़िक साउथ इंडिया में प्रेवलेंट है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंट है, राइट. हिंदुस्तानी म्यूज़िक पे अफ़गानियों का, अरब कल्चर का, पर्शियन कल्चर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत थी, मुग़ल शासक था, इतने सालों तक नॉर्थ इंडिया पर रूल किया है, इसलिए हिंदुस्तानी म्यूज़िक पे इन सभी चीज़ों का असर है. वहीं कार्नेटिक म्यूज़िक प्योरली इंडिजीनियस है, यहाँ पे फॉरेन का इन्फ्लुएंस बहुत कम देखने को मिलता है, राइट. यानी कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक सिंक्रेटिक है. ऐसे वर्ड यूपीएससी लिख देगा, डरना मत. सिंक्रेटिक है मतलब सिंक है बहुत सारे फॉरेन कल्चर के साथ, मगर कार्नेटिक म्यूज़िक प्योरली इंडिजीनियस है, राइट. इन दोनों म्यूज़िक के अपने अपने सब स्टाइल्स होते हैं, जैसे कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक के बहुत सारे सब स्टाइल्स हैं. हिंदुस्तानी म्यूज़िक के सब स्टाइल्स में क्या होता है, बहुत सारे घराना होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ग्वालियर घराना होता है, ठीक है, जयपुर घराना होता है, ठीक है, लखनऊ घराना, इस तरह से बहुत सारे घराना हैं. लेकिन जो कार्नेटिक म्यूज़िक है उसमें कोई घराना सिस्टम नहीं है, उनका एक अपना वन स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जो उसको मेंटेन करके रखते हैं वो लोग, है ना. यानी कि जहाँ हिंदुस्तानी म्यूज़िक में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, वहीं कार्नेटिक म्यूज़िक एक यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करके रखता है. ओके, हिंदुस्तानी म्यूज़िक में इम्प्रोवाइजेशन का बहुत स्कोप है, राइट. इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप है मतलब जो भी सिंगर है वो नोट्स को स्ट्रेच कर सकता है, बहुत सारे वेरिएशंस क्रिएट कर सकता है, राइट. लाइक किसी गाने को जिस तरह ओरिजिनली गाया गया है थोड़ा सा उसमें इम्प्रूव करके भी आलाप वगैरह ले सकते हैं. मगर वहीं कार्नेटिक म्यूज़िक में फ्रीडम बहुत लिमिटेड है, इम्प्रोवाइज़ करने की फ्रीडम नहीं रहती. अगर इम्प्रोवाइज़ करना भी है उसके लिए बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं, राइट. तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक में हम आलाप वगैरह का कॉन्सेप्ट देखते हैं, राइट, क्योंकि आलाप का मतलब भी इम्प्रोवाइज़ करना. और कार्नेटिक म्यूज़िक में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही फिक्स्ड रहती है इनकी कृति. ओके, हिंदुस्तानी म्यूज़िक में इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस वोकल्स को दी जाती है. इंस्ट्रूमेंट सिर्फ सपोर्टिव मैकेनिज्म होते हैं, मेन चीज़ आवाज़ को देखा जाता है, वोकल कैसा है, ठीक है. वहीं कार्नेटिक म्यूज़िक में म्यूज़िक और वोकल दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो चाहे वोकल्स हो, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है कार्नेटिक म्यूज़िक में. ये सारे की डिफरेंसेस हैं, याद रखना. स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकते हैं, मैच द कॉलम में भी आ सकते हैं. हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूज़िक के बीच में यही डिफरेंसेस होते हैं, इनको याद रखना. ओके,
कुछ और फैक्ट्स भी हैं, जैसे कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक कार्नेटिक म्यूज़िक से ज़्यादा ओल्ड है, ये भी पता होना चाहिए आपको। कार्नेटिक म्यूज़िक पूरी तरह से इंडिजीनियस है, इसमें फॉरेन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, पता होना चाहिए। हिंदुस्तानी म्यूज़िक्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, और इस पर पर्शियन अरेबिक इन्फ्लुएंस भी दिखता है, राइट। हिंदुस्तानी म्यूज़िक बहुत ज़्यादा हाईली वोकल सेंट्रिक है, कार्नेटिक जो है वोकल और इंस्ट्रूमेंटल दोनों को बैलेंस करता है। ये सारी चीज़ें याद रखोगे ना। अब इसमें यूपीएससी के पास ट्रैप सेट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यूपीएससी बोल देगा कि कार्नेटिक में ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो, नहीं, हिंदुस्तानी में ज़्यादा फ्रीडम इम्प्रोवाइज करने की। यूपीएससी बोल देगा भाई हिंदुस्तानी नाम है तो हिंदुस्तानी इज़ मोर हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी ज़्यादा इंडिजीनियस है। बट ऐसा नहीं है, हिंदुस्तानी में फॉरेन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है परीक्षा में, बट कार्नेटिक में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। यूपीएससी आपको बोल देगा कार्नेटिक में जो है मृदंग वगैरह हिंदुस्तानी में यूज़ होता है, नहीं, मृदंग तो कार्नेटिक में यूज़ होता है ना। तो याद रखना ये सारी चीज़ें, ओके। यूपीएससी बड़ी चालाकी से लिख देगा कि बोथ हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक म्यूजिक आर इन्फ्लुएंस बाय द पर्शियन म्यूजिक। तो अपनी नॉलेज पे रिजिड रहना, और आपको पता है हिंदुस्तानी पे ही पर्शियन इन्फ्लुएंस है, कार्नेटिक पे नहीं, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ध्रुपद और ख्याल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जो ध्रुपद है ना, ध्रुपद जो है वो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक है। हिंदुस्तानी म्यूज़िक का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म अगर कोई है तो वो ध्रुपद है, ठीक है। 13वीं सेंचुरी के आसपास ही अपने जेनिथ पे पहुंचा था और 18वीं सेंचुरी के आसपास डिक्लाइन हो गया था। अकबर के टाइम पे ध्रुपद स्टाइल अपने जेनिथ पे पहुंचा था, सबसे ज़्यादा पीक पे थी ये आर्ट। अकबर के कोर्ट में किसने ध्रुपद को ज़्यादा पैट्रोनाइज़ करा? तो उन सिंगर्स का नाम था तानसेन, ठीक है, बैजू बावरा, बाबा गोपाल दास, स्वामी हरिदास, ये लोग थे, राइट। ध्रुपद स्टाइल का जो मेन फॉर्म है वो प्राइमरीली स्पिरिचुअल ही है। बहुत ज़्यादा किसी को एंटरटेन करना इस सिंगिंग स्टाइल का पर्पज़ नहीं है, स्पिरिचुअल और डिवोशनल ही है ध्रुपद, राइट। और इसका मेन फोकस भक्ति पे ही रहता है, डिवाइन को ऑफरिंग्स देने पे ही रहता है, राइट। ये चीज़ याद रखना। इसीलिए मेनली टेम्पल्स में ध्रुपद को गाया जाता है, ध्रुपद स्टाइल को टेम्पल्स में यूज़ किया जाता है ताकि गॉड्स को डेडिकेट कर सके आप, राइट। स्टार्टिंग में तो ध्रुपद को सिर्फ टेम्पल्स में ही गाया जाता था, भगवान की मूर्ति के सामने, राइट। ध्रुपद सॉन्ग्स का मेन पर्पज़ है नाद यानी साउंड के थ्रू भगवान को ऑफरिंग देना। इसीलिए ध्रुपद में संस्कृत सिलेबस का यूज़ होता था और इसमें बहुत लंबे लंबे आलाप लिए जाते थे, लॉन्ग आलाप होता था, ठीक है, बहुत बड़े बड़े आलाप लिए जाते हैं और फिर ये क्लासिकल म्यूज़िक उभर कर सामने आता है, राइट। क्योंकि ये हिंदुस्तानी स्टाइल है तो इसमें राग की प्योरिटी पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि राग जो निकल रहा है वो बिल्कुल प्योर है, ओके। जो ध्रुपद पहले संस्कृत सिलेबल्स का यूज़ होता था उसमें धीरे धीरे संस्कृत से वो ब्रिज भाषा में चेंज हो गया बिटवीन 12th to 16th सेंचुरी AD, राइट। ये भी फैक्ट याद रखना। बात करें ख्याल की, तो जैसे हमने ध्रुपद में देखा कि ध्रुपद बहुत ही ओल्डेस्ट वर्जन है हिंदुस्तानी म्यूज़िक का, वैसे ही ख्याल बहुत ही यंग वर्जन है और इसका ओरिजिन कहीं ना कहीं आमिर खुसरो को डेट किया जाता है। आमिर खुसरो लेकर आए थे, राइट। ख्याल का मतलब होता है, एक पर्शियन टर्म है जिसका मतलब होता है इमेजिनेशन। क्या ख्याल है आपका, ठीक है। कोई आपसे जब पूछता है कि भाई हाल कैसा है जनाब का, तो आप क्या बोलते हो? क्या ख्याल है आपका, मतलब क्या इमेजिनेशन है आपकी कि मैं कैसा हूँ। अब कोई जब ऐसे गाने गाएगा कि भाई हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तो उसका इंटेंशन डिवोशनल तो नहीं हो सकता। यहाँ पे थीम प्राइमरीली रोमांटिक और एंटरटेनमेंट से भरी हुई है। रोमांटिक होता है ये स्टाइल, एक्सप्रेसिव होता है, एंटरटेनमेंट से भरा हुआ होता है, बहुत ही क्रिएटिव फॉर्म है ये, ओके। अनलाइक ध्रुपद विच इज़ प्योरली डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल, ओके। तो आई होप आपको दोनों के बीच का कोर डिफरेंस समझ आ गया होगा। यहाँ पे क्योंकि ये क्रिएटिव है, एंटरटेनमेंट के लिए है, तो स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन ध्रुपद से ज़्यादा है ना। और ये संस्कृत में भी हो सकता है और संस्कृत में नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, इसका बहुत ही फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, ओके। मगर इन सब के बावजूद जिस तरह ध्रुपद में राग पे बहुत अटेंशन दिया जाता है, राग एकदम प्योर निकले, वैसे ही ख्याल में भी राग की प्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। राग की प्योरिटी को बरकरार रखा जाता है ख्याल में भी और ध्रुपद में भी, ओके। ख्याल ने ही ध्रुपद को रिप्लेस करा था, ये भी याद रखना। ध्रुपद वक्त के साथ डिक्लाइन हो गया लेकिन ख्याल आज भी एग्जिस्ट करता है। यूपीएससी यहाँ पे क्या क्या ट्रांसलेट कर सकते हैं? यूपीएससी सिंपल बोलेगा ख्याल इज़ ओल्डर देन ध्रुपद, नहीं, ध्रुपद इज़ ओल्डेस्ट। यूपीएससी बोलेगा ध्रुपद जो है एंटरटेनमेंट फोकस्ड है, नहीं, ख्याल एंटरटेनमेंट फोकस्ड है। यूपीएससी बोलेगा ख्याल जो है प्योरिटी ऑफ राग पे फोकस करता है, ख्याल जो है मेनली क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन पे फोकस करता है, प्योरिटी ऑफ राग पे तो दोनों ही करते हैं, ध्रुपद और ख्याल दोनों ही, राइट। यूपीएससी बोलेगा अमीर खुसरो ने ही ख्याल को इन्वेंट किया था। देखो ऐसा कहीं एविडेंस नहीं मिलता, अमीर खुसरो इससे जुड़े हुए थे ख्याल से, बट उन्होंने इन्वेंट किया है ऐसा नहीं पता हमें, राइट। बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की।
देखो वेस्टर्न घाट्स जो है वो डेक्कन प्लेटू के वेस्ट में है और ईस्टर्न घाट्स डेक्कन प्लेटू के ईस्ट में है, राइट। वेस्टर्न घाट्स जो है वो अरेबियन सी के पैरेलल में है और ईस्टर्न घाट्स जो है बे ऑफ बंगाल के पैरेलल में है। समझ आया? इतना तो पता ही होगा, मैं आपको बताया, ये डेक्कन प्लेटू है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, राइट। वेस्टर्न घाट्स जो है वो मोस्टली कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज है, ऑलमोस्ट अनब्रोकन। बीच में बस कुछ पासेज हैं, थोड़े थोड़े पासेज हैं, लाइक भोर घाट, राइट, पाल घाट, थाल घाट, ये सब पासेज हैं बीच बीच में। बाकी वैसे पूरी माउंटेन रेंज जो है कॉन्टिन्यूस है, ओके, ऊपर से लेकर नीचे तक, याद रखना इस चीज़ को। वहीं ईस्टर्न घाट्स में कॉन्टिन्यूटी नहीं है, बार बार रिवर्स इसको डाइसेक्ट करती रहती हैं और वो रिवर्स जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। याद रखना, वेस्टर्न घाट्स कॉन्टिन्यूस है, ईस्टर्न घाट्स डिसकॉन्टिन्यूस है, ओके। हाइट की बात करें तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो ज़्यादा ऊपर है, ज़्यादा ऊंची हाइट पे हैं, 900 से लेकर 1600 मीटर उनकी हाइट है और ईस्टर्न घाट्स सिर्फ 600 मीटर्स तक है। अब हाइट की बात हुई ही है तो ये भी याद रखना कि वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करती है नॉर्थ टू साउथ। सपोज ऊपर से लेके नीचे चल रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ जो है, जैसे साउथ में जाओगे ना वेस्टर्न घाट्स के, साउथ इंडिया में, वैसे वैसे वेस्टर्न घाट्स की हाइट ऊपर होती चली जाएगी। इसी तरह से वेस्टर्न घाट की जब हाईएस्ट पीक की बात करते हैं तो अनाई मुदी हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की, 2695 मीटर इसकी हाइट है, नोट कर लेना, 2695 मीटर की अनाई मुदी हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। सेकेंड हाईएस्ट इज डोडा बेटा। वहीं बात करें हम ईस्टर्न घाट्स की तो इसका हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी और जवादी हिल्स, राइट। महेंद्रगिरी और जवादी हिल्स ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक्स हैं, ओके। जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसकी स्ट्रिप बहुत नैरो है, मैक्सिमम जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसकी मैक्सिमम विड्थ 64 किलोमीटर है। वहीं जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसकी स्ट्रिप बहुत वाइडर है, उसकी मैक्सिमम इसका 2 गुना वाइड है, राइट, 120 किलोमीटर के आसपास है। बहुत सारी रिवर्स आती हैं, डेल्टा वगैरह बनाती है, तो इनकी स्ट्रिप कोस्टल प्लेन की ज़्यादा बड़ी है, राइट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। याद रखना कौन सा ज़्यादा वाइड है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मैक्सिमम 64 किलोमीटर है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन उसका डबल है, 120 किलोमीटर के आसपास, ओके। वेस्टर्न घाट्स में जो बारिश होती है, रेनफॉल होती है, वो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, मोस्टली पहाड़ों से टकरा के जो बारिश होती है। साउथ वेस्ट मानसून आता है ना, तो बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पे, याद रखना ओरोग्राफिक रेन होती है। क्लाइमेट यहाँ पे हॉट होता है और मॉइस्चराइज्ड होता है। वहीं ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो यहाँ पे समर में बारिश होती है और ठंडी में भी बारिश होती है, विंटर मानसून यहाँ पे आता है। ओवरऑल रेन अगर कोई पूछे कि आपके वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा होती है या ईस्टर्न घाट्स में, तो वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा होती है, राइट। सॉइल की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स का सॉइल हाईली फर्टाइल है, यहाँ पे राइस होते हैं, स्पाइसेस, रबड़, कोकोनट, कैश्यू नट्स, ये सब वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। वहीं ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो सॉइल उतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, राइट, उतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, फिर भी राइस, ग्राउंड नट्स, कॉटन, टोबैको, कोकोनट, ये सब यहाँ भी होते हैं, ओके। इतनी बातें आपको ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट। देखने में बहुत एग्जाम आसान लगता है बट एग्ज़ाम में यही बेसिक फैक्ट्स गलत करके आते हो आप लोग, ठीक है। सिंपल से लग देगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ नैरोवर देन वेस्टर्न घाट्स, तो आप बोलो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो आप बोलोगे हाँ सही है, गलत है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ज़्यादा वाइडर है, राइट। याद रखना वेस्टर्न घाट्स में जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स में ज़्यादातर बारिश नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है। साउथ वेस्ट मानसून से भी होती है बट बहुत कम, मेजर जो बारिश होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है, विंटर मानसून, राइट। कहाँ का सॉइल लेस फर्टाइल है, ईस्टर्न घाट्स के सॉइल लेस फर्टाइल है, ये सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए आपको। यूपीएससी आपको बोलेगा ईस्टर्न घाट्स आर हाइयर देन वेस्टर्न घाट्स, ऐसा नहीं है, वेस्टर्न घाट्स हाइयर है, ओके। यूपीएससी आपको बोलेगा वेस्टर्न घाट्स हैव लेस बायोडाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट्स, ऐसा नहीं है, वहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा है, डेंस फॉरेस्ट है, तो बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा वेस्टर्न घाट्स में होगी ना। अच्छा, वेस्टर्न घाट्स के जो पासेस होते हैं जैसे कि भोर घाट हो गया, भोर घाट मुंबई और पुणे वाले रीजन में है। पलक्कड़ गैप हो गया, पलक्कड़ गैप केरला और तमिलनाडु के बीच में है, इसके बीच में आता है थाल घाट, तो भोल घाट गैप, राइट, थाल घाट, पाल घाट, ये तीनों के सीक्वेंस याद रखना, BTP, ऐसे ऊपर से नीचे तक। अच्छा, आपसे पूछा जाए वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट दोनों में से मिनरल्स में रिच कौन सा है, तो याद रखना ईस्टर्न घाट्स मिनरल्स में ज़्यादा रिच है, बॉक्साइट, आयरन ओर वगैरह ईस्टर्न घाट्स में मिलते हैं, राइट। वेस्टर्न घाट्स के पास हाइड्रो पावर का पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि ये समुद्र के बिल्कुल किनारे हैं, राइट, इनका जो कोस्टल प्लेन है बहुत नैरो है ना। दोनों में से कौन से घाट साइक्लोन प्रोन ज़्यादा हैं, तो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा साइक्लोन आते हैं वे बंगाल साइड से, राइट। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। आगे वेटलैंड और लेक्स की बात कर लेते हैं। याद रखो वेटलैंड जो होते हैं ज़रूरी नहीं कि वेटलैंड परमानेंट हो, वेटलैंड सीजनल भी हो सकते हैं। वहीं जो लेक्स होते हैं, लेक का जो पानी होता है वो परमानेंट होता है, राइट।
वेटलैंड्स के एग्जांपल है जैसे कोई फ्लड, बाढ़ आ गया तो फ्लड प्लेन्स, राइट, मार्शेस डेवलप हो जाते हैं। वहीं लेक्स के एग्जांपल होते हैं आपका दल लेक, चिलिका लेक, ये सब परमानेंट है, लगून टाइप के, राइट। जो वेटलैंड होते हैं बहुत ही शैलो होते हैं, वहीं लेक्स जो होते हैं कंपेरेटिवली ज़्यादा डीपर होते हैं, राइट। जो वेटलैंड होते हैं इनका जो बेस होता है वो मैक्रोफाइट्स होते हैं। मैक्रोफाइट्स मतलब बिग प्लांट्स, राइट, जैसे ग्रासेस हो गई बड़ी बड़ी, ठीक है। और लेक्स में बेस क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स, माइक्रोस्कोपिक एल्गे होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। तो याद रखना वेटलैंड्स में बेसिक्स क्या होते हैं, ग्रासेस वगैरह हो गए, राइट, रीड्स हो गए, ये सारी चीज़ें डोमिनेट करती हैं वेटलैंड्स में। वहीं लेक्स में फाइटोप्लैंक्टन्स डोमिनेट करते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक एल्गे होते हैं। ओके, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वेटलैंड्स जो हैं ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर बहुत ही शैलो होता है, सनलाइट अच्छे से पेनिट्रेट करती है, तो इस वजह से क्या होता है, वाटर बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है। लेक्स की प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं होती है क्योंकि बहुत डीप लेक्स होते हैं, राइट, इसलिए इनकी प्रोडक्टिविटी लो रहती है। वेटलैंड्स को हम बायोलॉजिकल फैक्ट्रीज भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल फैक्ट्रीज। ओके, फूड चेन टाइप की बात करें तो आपको फूड चेन के टाइप्स पता होंगे, डेट्रियस फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन होती है, राइट। डेट्रियस फूड चेन में क्या होता है, सबसे डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसके ऊपर डीकम्पोजर्स फीड करते हैं, उसके बाद हायर ऑर्गेनिज्म का नंबर आता है, राइट। उसके बाद ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन में फीड करते हैं, जू प्लैंक्टन उसको फीड करती है फिशेज, राइट। इस तरीके से ग्रेजिंग फूड चेन। तो लेक्स में जो है ग्रेजिंग फूड चेन होती है और वेटलैंड में जो है डेट्रियस वाली फूड चेन होती है। प्राइमरी यूटिलिटी जो वेटलैंड की है वो बायोडाइवर्सिटी ही है, ठीक है। बर्ड्स के लिए हैबिटेट बन जाते हैं, एम्फीबियंस के लिए हैबिटेट बन जाते हैं। वहीं जो लेक्स है उसकी जो प्राइमरी यूटिलिटी है वाटर रिसोर्स के तौर पे, ड्रिंकिंग के लिए लेक का पानी यूज़ किया जाता है, इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, हाइड्रो पावर के लिए यूज़ किया जाता है। कभी भी वेटलैंड का पानी हाइड्रो पावर के लिए यूज़ नहीं होगा, इरिगेशन के लिए यूज़ नहीं होगा, राइट। ये बस एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बन के रह जाता है। बायोडाइवर्सिटी का लेवल जो है वेटलैंड में ज़्यादा होता है, मैंने बताया आपको, और कंपेरेटिवली लेक में कम होता है लेक में भी। ऐसा नहीं कि लेक में बायोडाइवर्सिटी नहीं होती, बायोडाइवर्सिटी होती है मगर कम होती है वेटलैंड से। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेटलैंड्स को और लेक को सिनोनिमस समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो चेहरे की हवाइयाँ नहीं उड़नी चाहिए। ओके, आसान भाषा में हमेशा याद रखना, वेटलैंड इज इक्वल टू वेट यानी वाटर प्लस लाइफ, लेक इज इक्वल टू लिक्विड रिसोर्स। ओके, इस तरीके से याद रखोगे तो बेसिक डिफरेंस दोनों में याद रहेगा आपको। यूपीएससी आपको ऐसा स्टेटमेंट देगा वेटलैंड्स के पास प्रोडक्टिविटी कम होती है लेक से, नहीं, वेटलैंड में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, लेक में कम होती है। यूपीएससी आपको क्वेश्चन देगा कि लेक्स आर डोमिनेटेड बाय मैक्रोफाइट्स, तो याद रखना लेक्स माइक्रोफाइट्स से डोमिनेट नहीं होते, फाइटोप्लैंक्टन्स डोमिनेट करते हैं लेक्स में। ओके, इस तरीके से ट्रैप से बच के रहना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में क्या डिफरेंस है? भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का डांस है, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का डांस है, राइट। कैसे याद रखोगे ये बात? भारतनाट्यम, नाट्यम, टेम लास्ट में आ रहा है, तमिलनाडु, भारतनाट्यम रात में बता, अपने नाम में ही लिखा हुआ है भारतनाट्यम, टेम मतलब तमिलनाडु। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी को कच्ची पूरी की तरह याद रखना। कच्ची पूरी के अंदर क्या है ये जानना है, कच्ची पूरी के अंदर है क्या? अंदर है आंध्र प्रदेश। ओके, कच्ची पूरी के अंदर क्या है? आंध्र प्रदेश। इस तरह से आंध्र प्रदेश, और आपको भरतनाट्यम में तो नाट्यम आ ही रहा है तमिलनाडु, तो भरतनाट्यम कुचिपुड़ी का रीजन पहले तो याद रखना। उसके बाद ये भी याद रखना कि भरतनाट्यम जो है, क्योंकि ये एक नाट्य वाला डांस है, इसलिए बहुत ही सॉफ्ट, एलिगेंट और बहुत ही ग्रेसफुल होता है। इसमें फायर एलिमेंट को प्रदर्शित किया जाता है और ये बहुत ही ओल्डर फॉर्म ऑफ डांस है, राइट। यहाँ पे कोई वाचिक अभिनय नहीं होता है, राइट। वाचिक अभिनय मतलब कुछ भी बोला नहीं जाता, मुंह से कुछ वचन नहीं निकालते, कुछ भी बोला नहीं जाता, डांसर बिल्कुल चुपचाप डांस करता है। ये नहीं कि बोल बोल के गाने के लिरिक्स बोल बोल के डांस कर रहा हूँ, राइट। सिर्फ जेस्चर्स दिए जाते हैं, मुद्राएं दिखाई जाती हैं, फेशियल एक्सप्रेशन दिए जाते हैं भरतनाट्यम में। एक तरह से रामायण, सपोज एग्जांपल देता हूँ, रामायण है, रामायण की पूरी स्टोरी टेलिंग होगी मगर साइलेंट तरीके से होगी, एक्सप्रेशंस के थ्रू, इस भरतनाट्यम में। वहीं बात करें अगर कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी थोड़ा सा डायनामिक है, ब्रिस्क है, राइट। इसमें अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रिलेटिवली यंगर है दैन भरतनाट्यम। इसमें वाचिक अभिनय होता है, डांसर जो है स्पीक करता है, डायलॉग बोलता है, राइट। इसका स्पेशल फीचर है एक कुचिपुड़ी का जिसको बोलते हैं तरंगम। तरंगम में क्या होता है, डांस जो है, डांसर जो है वो ब्रास प्लेट के ऊपर डांस करता है। तो क्वेश्चन आएगा कौन से डांस में डांसर ब्रास प्लेट के ऊपर डांस करता है, तो कुचिपुड़ी। ऑब्वियसली कच्ची पूड़ी बनाई है, उसके अंदर क्या है चेक करना है, तो आप किसी प्लेट में रखोगे ना पूड़ी को पहले, तो याद रखना ब्रास प्लेट पे रखते हैं, तो आपको तरंगम याद रहेगा, तरंगम, राइट। तो आई होप आपको भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी का बेसिक डिफरेंस समझ आ गया होगा। दोनों में से कौन सा ज़्यादा सॉफ्ट और एलिगेंट है?
भरतनाट्यम इज मोर सॉफ्ट एंड एलिगेंट। ओके, क्वेश्चन आएगा दोनों में से किसमें डायलॉग को इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो भरतनाट्यम में डायलॉग को इंक्लूड नहीं किया जाता है, कोई वाचिक अभिनय नहीं होता है। ओके, कुचिपुड़ी में स्पीच इन्वॉल्व होती है। यूपीएससी बोलेगा कि भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी बोथ आर इक्वली ओल्ड डांस। इक्वली नहीं है, भरतनाट्यम ज़्यादा पुराना है, कुचिपुड़ी थोड़ा नया है। ओके, कुछ स्क्रोल पेंटिंग की बात करते हैं। कौन सी पेंटिंग कहाँ से है? फाड़ पेंटिंग राजस्थान से है, थांका सिक्किम से है, पैटकर झारखंड से है, कालीघाट वेस्ट बंगाल, कलमकारी आंध्र प्रदेश, पट्टचित्रा उड़ीसा, पटुआ वेस्ट बंगाल। याद कैसे रखोगे? फाड़ राजस्थान, फाड़ राजस्थान। राजस्थान में क्या होता है? बहुत गर्मी होती है। लोग क्या कहते हैं? भाई इस बार फाड़ गर्मी हो रही है। ठीक है, क्या फट रहा है ये नहीं पता, बट फाड़ गर्मी हो रही है इस बार राजस्थान में। राइट, ये चीज़ याद रखना। अब जिसको गर्मी लग रही होगी उसे ही पता है। ठीक है, फाड़ रही है गर्मी, क्या फाड़ रही है। फिर वो इंसान भाग जाता है सिक्किम। सिक्किम भागता है, बोलता है क्योंकि यहाँ ठंड का मौसम है। ठंड का मौसम कहाँ है? सिक्किम में। राजस्थान से सिक्किम भाग गए। ठंड का थांका, ठंड का थांका, याद रखना सिक्किम ठंड का। राइट, थांग का मौसम है। झारखंड पैटकर, कैसे याद रखोगे? आपके कपड़े पे कोई चीज़ डस्ट, सपोज आपके कपड़े बहुत डस्ट गिर गई है, डस्ट है, डस्ट को झाड़ना पड़ेगा। कैसे झाड़ोगे? पीट पीट के झाड़ोगे ना, तो पीट पीट के डस्ट को झाड़ रहे हैं। पैटकर झारखंड, याद रखना, बस वर्ड कनेक्शन से याद करने का मतलब है। पीट पीट कर झाड़ दे रहा हूँ, पैटकर झारखंड। ठीक है, कालीघाट वेस्ट बंगाल बहुत फेमस है, ये तो याद रहेगा। वेस्ट बंगाल में वैसे भी काली पूजा होती है, तो कालीघाट वहाँ की पेंटिंग का भी नाम है। कलमकारी आंध्र प्रदेश, कैसे याद रखोगे? कलमकारी को आप कलाकारी के तौर पे देखो, तो कलाकारी एक इंसान के अंदर होती है ना, कलाकारी सबके अंदर होती है कुछ ना कुछ। कलाकारी अंदर, कलमकारी अंदर, ऐसे करके याद रखना। कलाकारी सबके अंदर होती ही है कुछ ना कुछ कलाकारी। पट्टचित्रा उड़ीसा, कैसे याद रखोगे? अब अगर कोई चित्र ऐसा है जो फट जाए, फटा हुआ कोई चित्र है, तो कैसा दिखेगा? ऑर्डिनरी सा दिखेगा ना, बहुत ही ऑर्डिनरी सा, क्योंकि फटा हुआ है चित्र। तो फटा चित्र बहुत ऑर्डिनरी सा दिखता है, ऑर्डिनरी सा। ऑर्डिनरी सा से आप उड़ीसा याद रखना, और फटा चित्र से फटा चित्र। ओके, इस तरह से चीज़ों को कनेक्ट करके याद कर लिया करो। पटुआ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में आप वॉलेट लेके जाओगे ना, तो वहाँ पे बटुआ बोलते हैं, वॉलेट को बटुआ बोलते हैं वेस्ट बंगाल में। तो पटुआ, पटुआ वेस्ट बंगाल, बटुआ वेस्ट बंगाल, इस तरीके से चीज़ें याद रखना। ओके, देखो आपको ये मैंने तो याद करवा दिया कि कौन सी पेंटिंग कहाँ से है, थोड़ा सा इन पेंटिंग्स के बारे में जान भी लो। ठीक है, कौन सी पेंटिंग बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये जो मैंने आपको फाड़ बताया ना, राजस्थान की फाड़, फाड़ गर्मी हो रही है, ये बेसिकली बहुत ही रिलीजियस पेंटिंग्स होती हैं। ठीक है, वहाँ के लोकल डिटीज़ होते हैं। पाबू जी हैं राजस्थान में, राइट, देव नारायण है, वहाँ के बहुत फोक डिटीज़ हैं। राजस्थान में आपको लोकल देवी देवता बहुत मिलेंगे, तो पाबू जी, देव नारायण, उनके लोक डिटीज़ हैं, उन्हीं के पेंटिंग, उन्हीं के स्टोरीज बताती हैं फाड़ पेंटिंग्स। याद रखना इस चीज़ को। ओके, थांग का ठंड वाला सिक्किम जो है वो बुद्धिस्ट रिलीजियस पेंटिंग्स हैं, बुद्धिस्ट रिलीजियस पेंटिंग्स। क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बुद्धिस्ट रिलीजियस पेंटिंग, तो थांका, पैटकर, फाड़ सब एग्जाम्पल दे देगा, तो आपको पहचानना होगा। राइट, बुद्धिस्ट रिलीजियस पेंटिंग थांका है। ओके, नाम से भी लग रहा है। पट्टचित्रा जो उड़ीसा की है, ये एक जगन्नाथ ट्रेडिशन से जुड़ी हुई पेंटिंग है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है ना, तो जगन्नाथ जी के ट्रेडिशन से जुड़ी हुई पेंटिंग क्लॉथ पे की जाती है। पट्टचित्रा, याद रखना है इसको। कलमकारी की बात करें, कलमकारी, कलम हाथ में पकड़ी जाती है, तो हैंड से पेंट किया जाता है। ठीक है, या फिर एक ब्लॉक लेके ब्लॉक से प्रिंट किया जाता है। इसमें नेचुरल डाई का यूज़ होता है, कलमकारी में नेचुरल डाइज का यूज़ किया जाता है। कालीघाट मंदिर है एक वेस्ट बंगाल में, उसी के आसपास ये पेंटिंग डेवलप हुई है। बहुत ही मॉडर्न स्टाइल पेंटिंग है, कुछ ऐसा खास नहीं है। पटुआ वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये स्टोरी टेलिंग वाली पेंटिंग है। स्टोरी क्या बता रहे हैं कि भाई बटुआ चोरी हो गया मेरा वेस्ट बंगाल में। राइट, एक आर्टिस्ट है, वो जो है जब पेंटिंग दिखाता है तो गाना गाता रहता है। राइट, आर्टिस्ट जो है जब पटुआ पेंटिंग दिखाते हैं तो गाने गाते रहते हैं इस पेंटिंग को दिखाते वक्त। राइट, ये सारे डिफरेंसेस पता होने चाहिए, बेसिक चीज़ें जान पता होनी चाहिए कौन सी पेंटिंग में क्या होता है। अभी जो पैटकर है ना, सिमिलरली पटुआ और वेस्ट बंगाल की तरह ही है, क्योंकि झारखंड और वेस्ट बंगाल लगभग दोनों ईस्ट में ही हैं, तो दोनों में होती है। पटुआ वहाँ बोला जाता है, यहाँ पैटकर बोला जाता है। इसमें भी स्टोरीज बताई जाती हैं। राइट, इसमें नेचुरल कलर्स का यूज़ होता है, लीव्स का यूज़ होता है, राइट, स्टोन्स का यूज़ होता है, सॉइल का यूज़ होता है, इन सब की मिला करके कलर्स बनाए जाते हैं। तो इसमें भी आर्टिस्ट गाना गाता है स्टोरी सुनाते वक्त। तो ये सारी बातें आपको पैटकर और पटुआ लगभग सिमिलर है। बाकी सारी पेंटिंग्स, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, इन सब में डिफरेंस देख लिया। आज हमने काफ़ी आर्ट एंड कल्चर कर लिया। राइट, अभी हम स्विच करते हैं एशियंट हिस्ट्री की तरफ। बुद्धिज़्म में बहुत सारे सेक्ट्स पूछे जा चुके हैं, कुछ नहीं पूछे जा चुके, जो आगे पूछे जा सकते हैं उनको आपको पता होना चाहिए, जैसे महासंगिका, महायान, हेनायान, ये सब तो सबको पता है, थेरावादा। राइट, अभी आपको कुछ और सेक्ट्स पता होने चाहिए जो यूपीएससी हर साल अलग अलग पूछता है ना, तो नए वाले याद रखो ये सब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राइट, एक व्यवहारिकाज, एकव्य हरिकाज। राइट,
एकम हरिकास बिलीव करते हैं सिंगल अटरेंस पे या फिर सिंगल एक्सप्रेशन पे, मतलब ये एक सिंगल एक्सप्रेशन डॉक्ट्रिन है, यानी कि जो एंटायर टीचिंग है बुद्धा की उसको सिर्फ एक अल्टीमेट ट्रुथ से समझा जा सकता है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये यूनिटी वाली डॉक्ट्रिन है। ओके, याद रखना इस चीज़ को। इसमें बोला गया सारी टीचिंग्स एक ही एक्सप्रेशन से बताई जा सकती हैं, या फिर एक ही ट्रुथ है बुद्धा का जो सबको बताया जा चुका है, ज़्यादा उसमें वेरिएशंस आने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये जो सेक्ट्स इमर्ज होते थे बुद्धिज़्म की, ये कब इमर्ज होते थे आपको पता होना चाहिए। ये सेक्ट्स उभर कर सामने आए बुद्धा की डेथ के बाद। बुद्धा की डेथ के बाद जो बुद्धा की टीचिंग्स थी उनके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन निकाले गए, और मल्टीपल इंटरप्रिटेशन की वजह से मल्टीपल सेक्ट्स बन गए। सब बोल रहे हैं नहीं ये सही है, ये सही है, राइट। यूपीएससी आपको ट्रैप सेट करके बोलेगा कि एकव्य हरिकास जो है मल्टीपल कॉन्ट्राडिक्टरी डॉक्ट्रिन्स में बिलीव करते थे बुद्धा की, बट ऐसा नहीं है, ये तो सिंगल अटरेंस पे, सिंगल एक्सप्रेशन पे बिलीव करते थे, राइट। अगली बात करें लोकोत्तरवादिन्स के बारे में, ये तो पूछा भी जा चुका है, राइट। लोकोत्तर मतलब लोकोत्तर, लोक के उस तरफ, यानी कि जो बियॉन्ड द वर्ल्ड है, ट्रांसेंडेंटल है। तो इसमें यही बोला गया है इनकी टीचिंग्स में कि बुद्धा जो हैं वो बियॉन्ड द वर्ल्ड है, सुपर ह्यूमन है, डिवाइन है। उनके एक्शंस किसी ऑर्डिनरी ह्यूमन के एक्शंस तरह नहीं है, राइट। तो याद रखना ये चीज़, लोकोत्तरवादी में बुद्धा को डिवाइन मानते हैं, सुपर ह्यूमन मानते हैं। बुद्धा का जो बर्थ हुआ, बुद्धा को जो एनलाइटमेंट मिला, ये सब एक मिराकुलस इवेंट है, कोई ह्यूमन इवेंट नहीं है ये। लोकोत्तरवादी ये मानते हैं, बहुत ही डिवाइन स्टेटस देते हैं बुद्धा को और उनकी टीचिंग्स को, राइट। क्वेश्चन आएगा इसमें, स्टेटमेंट दे देगा यूपीएससी आपको ट्रैप करने के लिए कि बुद्धा जो है उनको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग माना गया था लोकोत्तरवादिन्स के द्वारा, लोकोत्तरवादी वाले सेक्ट में। ऐसा नहीं है, बुद्धा को डिवाइन फिगर माना गया है लोकोत्तरवादिन के द्वारा, ठीक है। काकोतियास क्या है? द सेक्ट ऑफ द कॉक। इन लोगों के बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ बाउल्स एंड रोब्स, ओके। इनके जो भी मोनास्ट्री में बहुत डिसिप्लिन से रहते हैं ये लोग, पूरा फोकस इनका रूल्स पे होता है, जो विनय पिताका में मेंशन उन्हीं रूल्स पे, राइट। ये रोब्स लेके, बाउल्स लेके अपने कंडक्ट का ध्यान रखते हैं, ओके। याद रखना, कोकोटियास जो है अगर जरा सा डिसिप्लिन ब्रेक किया तो आपको कूट के रख देंगे, ठीक है। तो यूपीएससी आपको ट्रैप सेट करेगा। कोकोटियास एक्ट ऑफ बुद्धिज़्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिबरल है अपने अप्रोच में, लिबरल डिसिप्लिन है नहीं, बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं ये लोग, राइट। ये याद रखना कि ये सब बुद्धिज़्म के ही सेक्ट हैं। कोकोतियास हो गए, लोकोत्तरवादिन हो गए, एकव्य हरिकास हो गए, ये सब बुद्धिज़्म के सेक्ट हैं, राइट। ऐसा ही एक सेक्ट और है बहुश्रुतियास। ये लोग बुद्धा के स्क्रिप्चर्स को लर्न करने में और उनके स्क्रिप्चर्स को लोगों को सुनाने में बिलीव रखते हैं, राइट। उसकी मीनिंग निकालते हैं उनकी टीचिंग्स की, मतलब इनका बेसिक काम है रिसाइट करना बुद्धा के टेक्स्ट को, उसका इंटरप्रिटेशन निकालना। ये है बहुश्रुतियास का मतलब, राइट। तो यूपीएससी आपको ट्रैप सेट करेगा, बहुश्रुतियास रिजेक्टेड द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स एंड फोकस ऑन द इंटरनल टीचिंग्स। ऐसा कुछ नहीं है। बहुश्रुतियास जो है लिटरेचर पे, स्क्रिप्चर्स पे ही, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स पे ही बिलीव कर रहे थे, उसी हिसाब से अपनी टीचिंग ले रहे थे, राइट। एक और सेक्ट देख लो, प्रश्नपतिवादिन्स। प्रश्नपतिवादिन्स का मतलब क्या है? प्रजापति सुना होगा आपने, प्रजापति जिनके पास बहुत विजडम हो। तो प्रश्नपतिवादिन्स जो है विजडम को डेवलप करने में, ठीक है, प्रश्न को डेवलप करने में लगे रहते हैं, ओके। इन लोग को लगता है बहुत सी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं और कुछ भी एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है, ओके। इसका मतलब इन लोग का मेन फोकस था कैसे एनलाइटनमेंट को अचीव किया जाए, कैसे विजडम डेवलप किया जाए। यूपीएससी ट्रैप सेट करेगा कि प्रश्नपतिवादिन्स जो है उनका सिर्फ रिचुअल्स फोकस होता था, तो ऐसा नहीं है, राइट। इनका फोकस होता था विजडम पे। तो आई होप आपको ये पांचों सेक्ट बहुत ही लेसर नोन है, आपको पता होने चाहिए। यूपीएससी अगर ऑप्शंस देगा तो नाउ यू विल बी एबल टू एलिमिनेट, बिकॉज बेसिक्स पता हो गए आपको इन सब के, राइट। संगम लिटरेचर की बात करें, संगम लिटरेचर की दो थीम थी, अहम और पुरम। अहम जो है वो लव, रोमांस, आर्ट, इन सब की बातें करते थे, राइट। इनर वर्ल्ड की बात करते थे अहम। अकम या अहम, राइट। अकम भी बोलते हैं, अहम भी बोलते हैं। ये बात करता है इनर वर्ल्ड की, रोमांस की, इमोशंस की, पर्सनल लाइफ की, राइट। इंडिविजुअल के क्या फीलिंग, क्या इमोशन है, उनमें अहम की पोर्ट्रेज उनसे डील करती हैं, राइट। संगम लिटरेचर जो अहम स्टाइल का होता है। वहीं जो पुरम स्टाइल होता है वो एक्सटर्नल मैटर से बिलीव करता है, कौन कितना मार्शल आर्ट जानता है, कौन कितना ब्रेवरी है, कौन जाके वॉर लड़ रहा है, कौन कितना हीरोइक है, ये सारी बातें पुरम में होती हैं। पुरम आउटर वर्ल्ड की बातें करता है, अहम इनर वर्ल्ड की बातें करता है। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर बैटल्स का जिक्र है, किंग्स का जिक्र है, तो वो पुरम में आएगा। अगर पोइट्रीज़ का जिक्र हो रहा है, लव का, सेपरेशन का, यूनियन का, तो वो अहम में आएगा। अकम और पुरम, अहम और पुरम क्या है? संगम लिटरेचर की बेसिकली दो थीम्स हैं, ओके। ये डिफरेंस समझ आ गया। अब आगे देखते हैं, कुछ टेक्स्ट देखते हैं संगम नेच के, जैसे शिल्पादिकरम। शिल्पादिकरम किसने लिखा? इलांगो अदिगल ने। शिल्पादि, इलांगो, अद्दी, तो आपको आदि आदि दोनों में आ रहा है, तो इनके राइटर का नाम तो आदि रहेगा, राइट।
देखो यहाँ पे भी आदि आ रहा है, यहाँ पे भी आदि आ रहा है, शिल्पादि इलांगो आदि, राइट। इस तरह से राइटर नाम याद रहेगा, अब तो नहीं भूलेगा। शिल्पादिकरम अकम और पुरम दोनों का मिक्सचर है, याद रखना इस चीज़ को। यहाँ पे लव भी दिखाया गया है और थोड़ा बहुत वॉर वगैरह की बात भी की गई है। किसका लव दिखाया गया है? कोवलम और कनगी का और माधवी का, राइट। 3 लोगों का लव दिखाया गया है, लव ट्राइंगल वाली स्टोरी है। क्वेश्चन आएगा लव ट्राइंगल किस में दिखाया गया? शिल्पादिकरम में, इलांगो आदिगल की। जैन फिलोसफी से इंस्पायर्ड है, ओके, याद रखना इस चीज़ को। मानी मेकलाई, सीता लाई, अब यहाँ पे भी याद करना, देखो कितना आसान है राइटर का नाम याद करना। आप लोग बेवजह परेशान होते हो। लाई 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 जिसमें आ रहा है वही याद रखना, ऑप्शन में तो रहेगा ना, सीता लाई, मनी मेकलाई, तो देख के याद आ जाएगा, लाई लाई दोनों में है, मनी मेकलाई क्या, सीता लाई, ओके। शिल्पादिकरम में आदिगल, तो आपको आई होप अब राइटर्स के नाम नहीं भूलेंगे, ऑप्शन देख के तो याद आ ही जाएंगे, राइट। ये बुद्धिस्ट फिलोसफी से इंस्पायर्ड है टेक्स्ट, ये जैन फिलोसफी से इंस्पायर्ड है, ओके। यहाँ पे किस चीज़ की स्टोरी चल रही है? यहाँ पे स्टोरी चल रही है कि कैसे जो शिल्पादिकरम है वो कैसे आगे कंटिन्यू होगी, ओके। ये जो कोवलम और माधवी थी ना, इनकी डॉटर की बात की गई है इसमें, मनी मेकलाई में, ओके। तो बेसिकली मनी मेकलाई कंटिन्यूएशन है स्टोरी ऑफ शिल्पादिकरम की, उनके नेक्स्ट जनरेशन की, राइट। जो डॉटर हैं माधवी और कोवलम की, उनका नाम है मनी मेकलाई, ये चीज़ याद रखना आपको। आगे अगर बात करें टोलकाप्पियम की, तो टोलकाप्पियम तो सिंपल है, टोलकाप्पियर ने लिखा है टोलकाप्पियम को, और ये क्या है? तमिल ग्रामर पे लिखा हुआ एक वर्क है, तमिल ग्रामर, टोलकाप्पियम में तमिल ग्रामर है, राइट। और तिरुकुरल क्या है? अगर मैं आपसे पूछूँ तिरुकुरल क्या है, तो तिरुकुलर को लिखा है तिरुवल्लर ने। राइटर्स के नाम अब तो नहीं बोलोगे, सब देखो मिलते जुलते हैं, तिरुकुलर, तिरुवल्लर, तिरुकुलर, तिरुवल्लर, राइट। ये एथिक्स और फिलोसफी की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, राइट। तो यूनिवर्सल मॉरल टेक्स्ट है तिरुकुलर। क्वेश्चन आएगा इनमें से मॉरल टेक्स्ट कौन सा है, तो तिरुकुलर। तो आई होप आपको जो संगम लिटरेचर है उनकी थीम और डिफरेंट टेक्स्ट, उनके राइटर्स, उनकी क्या थीम है, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यूपीएससी अगर ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेगा तो बोलेगा अकम जो है वो डील करता है वॉर्स एंड बैटल से और पुरम डील करता है लव एंड इमोशन से, तो ये बिल्कुल उल्टा है, इट्स वाइस वर्सा, राइट। ये अपोजिट है। यूपीएससी आपको बोलेगा पुरम डील्स विद पर्सनल लाइफ, नहीं, अकम डील करता है पर्सनल लाइफ से, पुरम तो पब्लिक लाइफ से डील करता है। यूपीएससी आपको बोलेगा तिरुकुलर जो है रिलीजियस स्क्रिप्चर है, नहीं, ये एथिकल और फिलोसफिकल और मोरल स्क्रिप्चर है तिरुकुलर। मैंने आपको बताया है, जो चीज़ बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, क्योंकि यही सब चीज़ें स्टेटमेंट में यूपीएससी में आती हैं। यूपीएससी आपको बोलेगा टोलकाप्पियम इज़ द ओनली ग्रामर, ऐसा कुछ नहीं है, और भी बहुत सी ग्रामर है, बट हाँ तमिल ग्रामर में टोलकाप्पियम सबसे पॉपुलर है। तो इतने सारे ट्रैप से बच के रहना, ये सारे टेक्स्ट के नाम आपको याद होने चाहिए, ओके। संगम एज में अगर कोई शहीद हो जाता था लड़ाई लड़ते लड़ते, तो उसके स्टैचू बनाते थे, स्टैचू को बोलते थे वीररकल और नाडुकल, राइट। स्टोन बना के उसकी वर्शिप करते थे, पिलर बनाते थे, उसका नाम लिखवाते थे उस वीर का, लड़ाई लड़ते लड़ते उसकी डेथ हो गई ना, तो वीररकल नाडुकल एक स्टोन है जिसमें वीर का नाम लिखा जाता था, उसकी पूजा की जाती थी। प्राइमरी डिटी कौन थे संगम एज में? मुरुगन, जिनको हम कार्तिकेय भी बोलते हैं, राइट। कार्तिकेय को साउथ में मुरुगन बोलते हैं, गणेश जी के जो भाई थे, राइट। और एक चीज़ याद रखो, संगम जो सोसाइटी थी ऐसे डिवाइडेड थी। आरासर प्रिस्टली क्लास को बोलते थे, वेललर बिग लैंडलॉर्ड्स को बोलते थे, ठीक है। कदई सीआर किसको बोलेंगे, या उजावर किसको बोलेंगे? लैंडलेस फार्मर्स को। पेरियार एनिमल स्किन टैनर्स को, और आदिमाई बोलते थे स्लेव्स को, ओके। आरासर जो है वो रूलिंग क्लास, प्रिस्टली क्लास है, राइट। वॉरफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों की रक्षा करने के लिए आरासर जिम्मेदार होते थे, राइट। तो याद रखो ना, प्रिस्टली क्लास आएगा या रूलिंग क्लास आएगा, लोग क्या बोलेंगे? अरे सर आइए, अरे सर आइए, बैठिए, अरे सर प्रिस्टली क्लास है भाई, रूलिंग क्लास है, तो इनको तो लोग बोलेंगे ना भाई अरे सर आइए बैठिए, तो अरे सर याद रखना, ओके। वेललर की बात करें अगर, तो बिग लैंडलॉर्ड्स को वेललर बोलते थे, जो बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चरलिस्ट होते थे, जिनके पास लार्ज लैंड होते थे, पूरी इकोनॉमी की बैकबोन इनके हाथ में होती थी, तो इनको बोलते थे वेललर। इनकी बहुत सोशल रिस्पेक्ट होती थी। कैसे याद रखो? इनके पास इतनी ज़्यादा ज़मीनें हैं कि इनको कोई काम नहीं करना, तो ये वैले घूमते रहते हैं, वैले घूम रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं, कुछ काम तो है नहीं, ज़मीन से पैसा आ रहा है, तो वैले घूम रहे हैं बैठ के, राइट। कदई सीआर उजावर, ये लैंडलेट्स फार्मर्स को बोलते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स को बोलते हैं, जो लैंड पे वर्क करते थे, ओके। ये लोग वेललर से एक रैंच नीचे होते थे। कैसे याद रखोगे? कदई सीआर फार्मर्स को बोलते थे, कई बार खेतों में सीआर आ जाते हैं, राइट। उजावर उजड़े हुए, कई बार खेत उजड़े हुए दिखते हैं, तो फार्मर से आपको उजावर, सीआर, ये सब चीज़ें याद रखनी है। पेरियार की बात करें तो पेरियार एक तरह का बेसिकली ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स होते थे, इसमें कुछ टैनर्स होते थे, कुछ एनिमल स्किन्स के साथ काम करते थे, राइट। तो पेरियार जो है वो एनिमल्स को अपना यार बना के रखते थे, इस तरह से याद रखना। आदिमई जो है वो स्लेव्स को बोलते थे, लोएस्ट लेवल पे होते थे, बॉन्डेड लेवल करते थे आदिमई, राइट। तो स्लेव्स कौन है? आदिमई यानी आदिवासी लोग जो थे वो स्लेव्स हुआ करते थे, इस तरह से याद रखना, तो आपको याद रहेगा। याद करने के लिए वर्ड कनेक्शन ज़रूरी है, तो थोड़ा बहुत कर लिया करो, तो अपने आप चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी, ओके।
याद रखना संगम सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड ज़रूर थी, हायरार्किकल ज़रूर थी, लेकिन यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम था बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं था लाइक वैदिक पीरियड, राइट, ये चीज़ याद रखना। ओके, यूपीएससी आपको बोलेगा संगम सोसाइटी हैड अ वेरी रिजिड कास्ट सिस्टम जस्ट लाइक गुप्ता पीरियड, तो ऐसा नहीं है, उतना रिजिड नहीं था, यहाँ पे ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था। ओके, यूपीएससी आपको बोलेगा वेललर जो हैं वो लैंडलेस फार्मर्स थे, नहीं, वेललर तो वेले बैठे हुए बड़े बड़े लैंडलॉर्ड वेले थे ना। यूपीएससी आपको बोलेगा अंडनार जो हैं वो रूलर्स हुआ करते थे। ओके, तो याद रखना अंडरान, अरासर, ये सब प्रीस्टली क्लास हुआ करते थे। यूपीएससी आपको बोलेगा आदिमाई का बहुत ही हाई स्टेटस होता था, ऐसा नहीं है, तो लोवेस्ट ग्रुप था, राइट। इस तरीके से आपको ट्रैप से बच के रहना है। ओके, नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है भाई? प्लाज्मा होता है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। प्लाज्मा एक तरीके की आयोनाइज्ड गैस होती है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ओके, यानी कि ये थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है दैन नॉर्मल गैस। प्लाज्मा भी एक तरह की आयोनाइज्ड गैस ही है, बट नॉर्मल गैस से डिफरेंटली बिहेव करती है, राइट। कैसे समझोगे इस चीज़ को? कोई गैस होती है, जब सपोज़ कोई गैस है, ठीक है, उस गैस को बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी मिल गई, राइट, तो उस गैस के जो एटम्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स से जैसे ही बाहर गए वो इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाते हैं बिल्कुल। इस स्टेट को, इस आयनाइज्ड स्टेट ऑफ गैस को बोलते हैं प्लाज्मा, राइट, जब उनके इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाएं, राइट। ये प्लाज्मा मिलता कहाँ है? ये प्लाज्मा मिलता है आपको स्टार्स में, जैसे कि सन के पास, राइट, प्योर प्लाज्मा सन के पास ही मिलेगा। जब लाइटनिंग होती है उसमें आपको मिलेगा प्लाज्मा। जो ऑरोरा फॉर्मेशन होता है, नॉर्दर्न लाइट्स, उसमें भी आपको प्लाज्मा देखने को मिलेगा, राइट। आर्टिफिशियल एग्जांपल प्लाज्मा के देखने को तो आपको नियॉन साइंस मिल जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा टीवी आती रहती है आजकल, फ्यूज़न एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें प्लाज्मा को देखने को मिलता है, राइट। तो इसमें एक चीज़ याद रखना कि जो मोस्ट ऑफ द मैटर है यूनिवर्स में वो प्लाज्मा का ही बना हुआ है, ठीक है। बस आपको प्लाज्मा की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि जो प्लाज्मा है उसका कोई फिक्स शेप या फिक्स वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। गैस की तरह ये भी फ्रीली स्प्रेड होती है। प्लाज्मा जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्योंकि इसमें फ्री चार्ज पार्टिकल्स है, बताया ना मैंने, फ्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। प्लाज्मा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड्स के द्वारा अफेक्ट होती है, ठीक है, इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। ओके, नॉर्मल जो गैस होती है वो इस तरह बिहेव नहीं करती, बट प्लाज्मा एक ऐसी आयोनाइज्ड गैस है जो कि मैग्नेटिक फील्ड से इम्पैक्ट हो रही है। प्लाज्मा का जो एनर्जी स्टेट है बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये भी चीज़ याद रखना। ओके, नॉर्मल गैस से कंपेयर करें अगर, तो नॉर्मल जो गैस होती है वो न्यूट्रल होती है और प्लाज्मा जो होता है वो चार्ज होता है, ठीक है। नॉर्मल गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और प्लाज्मा में जो पार्टिकल है वो है आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जो नॉर्मल गैस होती है उसमें जो कंडक्टिविटी होती है बहुत ही लो होती है, नहीं होती है, लेकिन जो प्लाज्मा है उसमें हाई कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। वहीं अगर बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट की, तो नॉर्मल गैस में कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता, लेकिन प्लाज्मा में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। इतनी बातें आपको प्लाज्मा के बारे में पता होनी चाहिए, जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है अपार्ट फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो तीन होते हैं, आपने पढ़ा होगा 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, तो ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा। याद रखना, प्लाज्मा इज़ नथिंग बट अ पावरफुल चार्ज्ड गैस। अब यूपीएससी आपको क्या क्या ट्रैप सेट करेगा? यूपीएससी आपको बोलेगा प्लाज्मा इज़ न्यूट्रल, प्लाज्मा न्यूट्रल है, ऐसा नहीं है, प्लाज्मा न्यूट्रल नहीं है, प्लाज्मा आयनाइज्ड है, हाईली चार्ज्ड है। यूपीएससी आपको बोलेगा अर्थ पे सबसे ज़्यादा जो मैटर है वो प्लाज्मा ही है, ऐसा नहीं है। पूरे यूनिवर्स की बात अगर करें तो यूनिवर्स में जो सबसे ज़्यादा मैटर है वो प्लाज्मा ही है, अर्थ की बात नहीं हो रही है, राइट। यूपीएससी आपको बोलेगा प्लाज्मा का एक फिक्स शेप होता है, किसी भी गैस का फिक्स शेप थोड़ी होता है, राइट। प्लाज्मा को गैस से कंफ्यूज कराने की कोशिश करेगा कि भाई गैस इज इक्वल टू प्लाज्मा, ऐसा नहीं है। प्लाज्मा के पास फ्री आयंस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उसको गैस से आप इक्वेट नहीं कर सकते, राइट। यूपीएससी आपको बोलेगा कि जो नियॉन साइंस है वो क्यों वर्क करते हैं, क्योंकि फिजिक्स के सॉलिड स्टेट की वजह से, सॉलिड स्टेट की वजह से नहीं वर्क करते नियॉन साइंस, प्लाज्मा स्टेट की वजह से करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस की वजह से नहीं करते। फोर्थ स्टेट जो होता है फिजिक्स का, प्लाज्मा स्टेट, उस बेसिस पे नियॉन लाइट्स वर्क करती हैं, याद रखना इसको। ओके, कॉमन प्लाज्मा इज फाउंड इन स्टार्स एंड नियॉन साइंस। कुछ और बातें जान लो, जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है वो हमेशा प्लाज्मा स्टेट में ही होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा जो है वो क्या है, सन के सोलर एनर्जी का सोर्स है, ये चीज़ याद रखना। ओके, जो आप सोलर विंड पढ़ते हो, सोलर विंड चल रही है, सोलर विंड और कुछ नहीं है बल्कि प्लाज्मा की ही स्ट्रीम है, राइट। प्लाज्मा की बहुत हाई एनर्जी होती है। तो बेसिकली आपको प्लाज्मा के बारे में 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई ये आयनाइज्ड गैस है, पहली बात तो। दूसरा, ये मोस्ट कॉमन है,
मोस्ट कॉमन है पूरे यूनिवर्स में। और तीसरी बात पता होनी चाहिए कि ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इसको इम्पैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है और इम्पैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये सारे फैक्ट्स आपको प्लाज्मा के बारे में पता रहेंगे, तो प्लाज्मा से रिलेटेड कोई भी MCQ आएगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट MCQ, राइट। फ़िलहाल आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपको कमेंट्स में बताना है कि आपने पिछले 26 एपिसोड्स में से अभी तक कितने एपिसोड देखे हैं, तो आपको भी रियलिटी चेक मिलेगा और फटाफट से सारे एपिसोड देखने का मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे भी रियलिटी चेक मिलेगा कि मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ ये मुझे आगे कंटिन्यू करने चाहिए, या कोई देख नहीं रहा तो मुझे बंद कर देने चाहिए, राइट। चलो, टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।